दोस्तों जैसे हमारी ज़िंदगी के कुछ क्षण खराब होने के साथ ही हमारी जो पूरी की पूरी ज़िंदगी है वो नहीं खराब हो जाती, बिल्कुल वैसे ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जो होती है उनमें से कुछ क्वार्टर्स जो हैं वो अगर ख़राब भी हो जाते हैं तो ऐसे में ये नहीं कि पूरी की पूरी कंपनी खराब हो गई। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फिगर आउट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज टाटा मोटर्स के एग्जाम्पल के साथ, और ये देखेंगे कि क्या 26,000 करोड़ का जो उसको एक क्वार्टर में लॉस हुआ था उसकी वजह से पूरी की पूरी कंपनी खराब हो गई। डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिएगा, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नया सीखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो जब टाटा मोटर्स में 2019 साल में एक ही क्वार्टर में जैगुआर लैंड रोवर की वजह से करीब करीब 26,000 करोड़ के आसपास का लॉस हो गया, उसके बाद इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स कैसे बदले इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कंपनी के बिजनेस सेगमेंट को एक सर्टेन क्वार्टर में जो लॉस होता है उस लॉस से क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक उसके पहले जो स्टॉक मार्केट होता है, देखिए कुछ बुनियादी बातें होती हैं जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक की बात कर रहे हो। अब यहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के बेस में तो एक कंपनी है, राइट, एक बिजनेस है, उसका जो आधारभूत बिजनेस मॉडल है वो हमें समझना इंपॉर्टेंट होता है, और जो बिजनेस है उस बिजनेस में क्या ग्रोथ का स्कोप है वो समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और उसके लिए हमें मार्केट के साथ कदम से कदम मिला के चलना होता है। तो मार्केट के साथ कदम ताल मिलाने के लिए मार्केट कैसा चल रहा है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें कि मार्केट के साथ चलते चलते उनकी अपनी साइकिल चल रही होती है, वो एक साइक्लिकल नेचर के होते हैं, जिसके बारे में आगे आपको भी डिटेल में बताएंगे कि ऐसे सेक्टर्स कैसे हमें मॉनिटर करके रखने चाहिए। बट ऑल इन ऑल मार्केट के सेंटीमेंट को समझने के लिए मार्केट कैसा चल रहा है वो भी हमें समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे हम मार्केट पे अगर ध्यान दें तो 2024 का जो सितंबर का महीना था वहाँ पे करीब करीब 26,251 के आसपास ऑल टाइम हाई हिट किया था, और इस ऑल टाइम हाई के बाद मार्केट में हमें लोअर हाईज लोअर लोज देखने को मिल रहे हैं। अब जब भी लोअर हाई लोअर लो ये पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न देखने को मिल जाता है, इसका मतलब होता है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है अब वो बियरिश हो चुका है। अब जो बुल्स थे, बुल्स इस मार्केट को जो ड्राइव कर रहे थे, फिलहाल वो बुल्स यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि मार्केट अब कभी भी इस पॉइंट के ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट ने हमेशा अपने आप को प्रूव किया है, और हर बार जो उसके पिछले हाईज थे उसके ऊपर एक नया हाई जाके बनाया है। थोड़ा सा समय लगता है बट एक नया हाई बनता है। तो ऑल टुगेदर हाइयर हाईज हाइयर लोज वाला पैटर्न हमें लॉन्ग टर्म के लिए देखने को मिलता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स, आप ध्यान दीजिए इस पर्टिकुलर न्यूज़ पर, Q3 के लॉसेस इसके करीब करीब 26,993 करोड़ रुपए के आसपास थे। ये 2018-2019 की डाटा जो है, क्वार्टर जो है उसमें हमें देखने को मिला था। ये जो न्यूज़ है ये है 7 फरवरी 2019 की। अब आप ध्यान देंगे तो फरवरी 2019 में ऐसा क्या हो रहा था टाटा मोटर्स में जिसकी वजह से इसको इतना बड़ा लॉस एक ही क्वार्टर में देखने को मिला, तो उसके पीछे के कारण हमें समझ में आएंगे। अब यहाँ पे जो जैगुआर लैंड रोवर है इसको चाइनीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से एक ही क्वार्टर में इतना बड़ा लॉस देखने को मिला। अब ऐसे में समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि टाटा मोटर्स उस समय पे किस दौर से गुजर रही थी, उसके फंडामेंटल्स क्या थे उस समय पे, और साथ ही साथ उसके बिजनेस सेगमेंट में आने वाले समय में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन क्या थी। अब 2019 से 2025 करीब करीब 6 साल हो चुके हैं। अब इस 6 साल के दौरान कंपनी ने क्या किया उसको अगर हम ध्यान से देखें तो कंपनी ने ना सिर्फ इस चैलेंज को ओवरकम किया, बल्कि कंपनी ने अपना फंडामेंटल्स जो इंटैक्ट रखे थे उसको आगे बढ़ाते हुए कंपनी ने अपने बिजनेस सेगमेंट को ओवरऑल ग्रो करने में फोकस रखा। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो फरवरी की ये न्यूज़ है, राइट, इस पर्टिकुलर क्वार्टर के आसपास इसको करीब करीब 26,000 करोड़ का यहाँ पे लॉस देखने को मिला था एक क्वार्टर में। अब ये पर्टिकुलर टाइम है, राइट। अब ध्यान देंगे तो इसके पहले स्टॉक में ऑलरेडी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। तो मार्केट में जो हुआ, जो घटना यहाँ पे घटी 26,000 करोड़ का लॉस,
उसके पहले ही मार्केट रिएक्ट करना शुरू कर देता है। मार्केट रिएक्ट इंसिडेंट्स में करता है, इवेंट्स पे करता है, बट अल्टीमेटली ये जो पर्टिकुलर 6,000 करोड़ का 26,000 करोड़ का इनफैक्ट लॉस दिखने को मिला था फरवरी के महीने में उस सर्टेन क्वार्टर में, उसके पहले से ही इसकी बुनियाद बिछ चुकी थी। तो ये बात हमें एज एन इन्वेस्टर समझना चाहिए। तो ये जो मूवमेंट हो रही थी, गिरावट जो हो रही थी, उसका आउटकम यहाँ पे 26,000 करोड़ के लॉस के रूप में हमें देखने को मिला। अब जब ये होता है तो हमारे सेंटिमेंट्स कैसे चेंज होते हैं? हमें ये लगता है कि यार इसको तो लॉस हुआ है, अब हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखिए तो कुछ और कहानी बयां कर रहा है। अब यहाँ पे इस फरवरी 2019 के बाद देखिए तो अगले कुछ महीनों तक कंसोलिडेट किया, लेकिन ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था इसको जैसे ही इसने ब्रेक दिया, इसके बाद हमें एक बड़ी रैली देखने को मिली। अब ये रैली क्यों देखने को मिली? क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग जो होती हैं वो बेसिकली कुछ एक दो क्वार्टर खराब जा सकते हैं, फॉर्म उनकी टेम्पररी रह सकती है, बट क्लास उनका परमानेंट होता है। अब यहाँ पे चार्ट अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसके बाद से आपको हमेशा एक नए हाइज देखने को मिले इस पर्टिकुलर कंपनी में। अब इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि कंपनी अच्छी हो गई, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं। यहाँ पे ये कंपनी किस पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करती है, सेक्टर और इंडस्ट्री, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या एक ऐसे सेक्टर से बिलोंग करती है जो कि साइक्लिकल नेचर से है? ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टडी करना। तो जो ऑटो सेक्टर बेसिकली होते हैं, ऑटो सेक्टर क्या होते हैं? ऑटो सेक्टर हमारे लिए एक तरह से साइक्लिकल नेचर के होते हैं। अब साइक्लिकल नेचर का मतलब कि उनके पैटर्न्स कुछ ऐसे हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि वो एक हाई बनाते हैं, उस हाई के आसपास दूसरा हाई बनाते हैं, फिर उस लो के आसपास दूसरा लो बनाते रहते हैं। तो बेसिकली अगर ये चलते भी हाइयर हाइज हाइयर लोज वाले पैटर्न पे, तो भी ये हाई और लो बड़े बड़े होते हैं इनके, यानी कि जो स्विंग्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। तो इनमें ऐसे स्टॉक्स में जब गिरावट होती है तो गिरावट 50% या उससे ज़्यादा भी कभी कभी हमें देखने को मिलती है। तो बिजनेस की स्टडी करते समय ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है स्टडी करना कि क्या कहीं वो कंपनी जो है साइक्लिकल नेचर की तो नहीं है। ठीक है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ऑटो इंडस्ट्री जो होती है एक तरह से साइक्लिकल इंडस्ट्री होती है। क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन पता थी? कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक, इसके साथ ही साथ मार्केट सेंटीमेंट कैसा चल रहा है, जब भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं तो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट कैसा चल रहा है ये हमें पता करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई सारे टूल्स हैं, टिकर टेप उनमें एक टूल है जो कि आपको बताता है। यहाँ पे करंटली देखिए तो मार्केट एक ग्रीडी और एक्सट्रीम ग्रीडी जोन में है। तो जब भी ग्रीडी जोन में होता है मार्केट, हमें क्या होना चाहिए? उसका उल्टा हमें फियरफुल होना चाहिए। ये आपने कहावत सुनी होगी, बी फियरफुल व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन द मार्केट इज फियरफुल। इसके मीनिंग अनुसार हमें बेसिकली जब मार्केट ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड जोन में हो तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। जब एक्सट्रीम फियर और फियर जोन में चल रहा हो मार्केट तो वहाँ पे इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, मार्केट में जो स्टॉक्स होते हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ होती है, वो फिगर आउट करना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। ऐसे में कैसे फिगर आउट करना है ये सबसे बड़ा सवाल होता है, और आप में से भी कई सारे लोगों के सवाल हमें कमेंट्स में आते रहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं जिनको कि हमें फॉलो करने होते हैं फंडामेंटली साउंड कंपनीज फिगर आउट करने के लिए। उनमें से सबसे पहला स्टेप ये होता है बेसिक फिल्टरेशन क्राइटेरिया। अब देखिए, हजारों कंपनियों में से कुछ कंपनियां मिल जाएं हमें तो वहाँ से फिर हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं, राइट, कंपनियों के बारे में। अब यहाँ पे कुछ टूल्स होते हैं, कुछ सर्टेन एप्लीकेशंस होते हैं जिनका कि हम इस्तेमाल करते हैं फिल्टर आउट करने के लिए। अब इन टूल्स में हम जनरली कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। जनरली हम 500 से 1000 करोड़ की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है उनके ऊपर की कंपनियां फिल्टर आउट करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जनरली 15% का हम उसके ऊपर का फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया होता है। इसके साथ ही साथ डेट टू इक्विटी लेस देन 1 हो तो अच्छा है, लेस देन 0.5 हो तो
बहुत अच्छा है। तो ऐसे में 0.5 से कम वाली डेट टू इक्विटी वाली कंपनियां हम ढूंढते हैं और इसके साथ ही साथ ग्रोथ का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड हम देखते हैं। कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए कंपनियों में इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, जहां तक रही ओवरऑल बिजनेस की बात, तो बिजनेस में ग्रोथ क्या है उसकी स्टडी तो हम करते ही करते हैं, साथ ही साथ पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, रेवेन्यू कैसे बढ़े हैं उनके, सेल्स कैसे बढ़े हैं, सेल्स के साथ ही साथ जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैसे बढ़ी है, इसकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब हम बेसिकली देखते हैं ऐसे जो एप्लीकेशंस होते हैं उनमें, कि मान लीजिए फला कंपनी है, कंपनी एक्स, उसकी सेल्स जो है 5 साल पहले 10 करोड़ थी, 2 साल 3 साल पहले 25 करोड़ थी, आज के समय पे उसकी सेल्स 45 करोड़ है। तो सेल्स में ग्रोथ दिख रही है। अब इसी को रिफ्लेक्ट करेगा अगर प्रॉफिटेबिलिटी, मान लीजिए प्रॉफिट आज से कुछ साल पहले 6 करोड़ था और आज के समय पे प्रॉफिट जो है 17 करोड़ है, तो ऐसे में प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है इस पर्टिकुलर कंपनी में। तो ये इंपॉर्टेंट बातें होती है जो कि एज एन इन्वेस्टर हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया अप्लाई कर रहे हो कंपनियों में इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग के लिए। इसके साथ ही साथ जैसा कि हमने कहा, बिजनेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बिजनेस कंपनी कर क्या रही है, मान लीजिए टाटा मोटर्स के केस में हम सबको पता था कि कंपनी जो है ऑटो कंपनी है। अब ऑटो कंपनी ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती है, राइट, जिस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रही है वो इंडस्ट्री क्या साइक्लिकल नेचर का है। हमने स्टडी किया, हमें पता चला कि ऑटो इंडस्ट्री तो साइक्लिक नेचर का है। फिर हमें स्टडी करना होगा कि कौन से साइकिल में चल रही है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री। इसके साथ ही साथ हमें ये स्टडी करना होगा कि ये जो बिजनेस सेगमेंट है उसमें क्या इनोवेशंस हो रहे हैं, क्या पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं, आने वाले 5-10 सालों में क्या स्कोप है। ये सब स्टडी करते हैं तो हमें एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि आने वाले समय में वाकई में ग्रोथ का स्कोप है या नहीं। ठीक, इसके साथ ही साथ मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करना हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट की स्टडी करते तो हमें पता चलता है कि कंपनी की वाकई में ब्रांड वैल्यू क्या है, मैनेजमेंट के प्लान्स क्या है आने वाले एटलीस्ट 5 सालों के लिए, उसका रोड मैप क्या है। ये सब बातें हमें क्लियरली पता चलती है एनुअल रिपोर्ट्स में। अगर आप चाहते हैं कि एनुअल रिपोर्ट्स कैसे पढ़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे देखते हैं, इन सब के बारे में वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे उस पर आने वाले समय में वीडियोज़ लाने की, जिससे आपको समझ में आए, आसानी से आसान शब्दों में आप समझ सकें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम भी कैसे एक्सेस कर सकते हैं। हमें बेसिकली इन सब के लिए किसी भी तरह के सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट हम खुद से जब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मार्केट में तो उसके लिए किसी तरह की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई डिग्री नहीं चाहिए। ये बातें आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ वैल्यूएशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो बेसिकली ऐसी कंपनियां हमें ढूंढनी चाहिए जो कि ना सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रांग हो बल्कि डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन में हो। अब 26,000 करोड़ का लॉस दिखा, क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्प्रोरी, ये किसी को पता होता तो क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती टाटा मोटर्स 2019 में इन्वेस्टिंग के लिए? कमेंट करके जरूर बताइए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन वाली कंपनियां फिगर आउट करना इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पे वैल्यू इन्वेस्टर के लिए। इसके लिए जनरली प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम देखते हैं और साथ ही साथ और भी कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि पीजी रेशियो। इन सब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को भी हमें देखना होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रेड फ्लैग्स हमेशा किसी भी कंपनी में हमारे लिए एक पॉइंटर होते हैं कि उस कंपनी में बने रहना है या एग्जिट कर जाना है, निकल जाना है। बहुत सारे तरीके के रेड फ्लैग्स होते हैं इंक्लूडिंग स्कैम्स एंड फ्रॉड्स, जिस पर कि हमें नज़र बना के रखनी चाहिए। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका डेट सडनली इंक्रीज होता जा रहा है और पिछले कुछ क्वार्टर से डेट बढ़ाती जा रही है, कंपनी लोन्स लेती जा रही है। ऐसे में एक नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा करता है इन्वेस्टर्स के मन में। इसके साथ ही साथ प्रमोटर शेयर होल्डिंग एकदम से कम होने लगी। प्रमोटर 70% थे, देखते ही देखते कुछ ही क्वार्टर्स में प्रमोटर्स 30% के आसपास हो चुके। तो क्यों हुए, उसके पीछे का सॉलिड रीजन हमें ढूंढना होता है। अगर जेन्युइन रीजन है तो फिर ओके, अदरवाइज ऐसी कंपनियां नॉन परफॉर्मिंग कंपनियों की श्रेणी में आ जाती हैं। इस बात पे हमें ध्यान देके चलना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ कैश फ्लोज अगर बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है या नेगेटिव है तो वो भी हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखते हुए हमें इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। तो ये सभी बातें सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी जो लर्निंग कम्युनिटी है उसमें हम यहाँ पे जो सीरियस मेंबर्स हैं उनको फ़िलहाल के लिए इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे
जस्ट इन केस अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे फॉर्म को फिल आउट कर दीजिए और हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको आगे ले जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला तो कमेंट जरूर से जरूर करिए। किस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग आप कर रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताइए, ताकि लोगों को भी, कम्युनिटी को भी पता चले कि किस तरह की कंपनियां आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इससे बेसिकली मार्केट में क्या चल रहा है ये लोगों को पता चलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।